गुजरात की लड़ाई धीरे धीरे फाइनल स्टेज पर पहुंच रही है। आज बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। गुजरात में नरेंद्र मोदी 25 से ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। 30 साल बाद गुजरात विधानसभा के मुकाबले त्रिकोणीय हो सकते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर आपके लिए गुजरात के निर्णय की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज बात अहमदाबाद की। यहां 21 विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद बहुत अहम है, शायद इसलिए बीजेपी ने अपने 8 विधायकों के टिकट यहां से काटे हैं। कहते हैं जो अहमदाबाद जीता वो गुजरात जीत जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है अहमदाबाद में गुजरात का निर्णय। टोटली फेलियर है। इधर तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो भाजपा आएगा। मोदी है इसलिए उसका काम बोलता है। भरोसा भाजपा में, वो भी मोदी की वजह से। मोदी जी को चाहते तो है, लेकिन उससे अच्छा मिले तो हम दे। मेरे दादा जी के लेख से आज तक हम बीजेपी को ही देते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को ही देंगे। बोलते कुछ है, करते कुछ और है। उसकी जरूरत भी क्या है? उसकी जरूरत भी क्या है? केजरीवाल इज नॉट बैड गाय। पूजा तो फिक्स ही है, पर थोड़ी सीटें कटेंगी अब इस बार। सूरत तक चलती है, सूरत से बाहर नहीं निकल पाएगा। ज्यादा सोचने की जगह नहीं है सर। तो आएंगे तो मोदी जी। तो सील को पालना ज्यादा महंगा जरूर पड़ेगा। हम लोग उसी को चाहेंगे सर। पंजाब में देख रहे हैं, हो सकता है ये लाभ हमारे को भी मिले। तीनों पार्टी को वोट देंगे ना, तो इसमें बीजेपी बाजी मार जाएगी। बीजेपी आएगी भी तो हमारी वजह से आएगी। 27 साल से कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी तो आएगी नहीं ना, वो लानी भी नहीं चाहिए। गरीब जनता मर रही है, देखो। नमस्कार, मैं निर्णय कपूर हाजिर हूं लेकर गुजरात का निर्णय। गुजरात की राजनीति में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चालें भी चलनी शुरू कर दी हैं। उधर जनता भी तैयार है अपने वोट के साथ। क्या कांग्रेस के 27 साल पहले काम करने के दावे लोगों पर असर करेंगे, या आम आदमी पार्टी के लुभावने वादे उसे इस बार मौका दिलाएंगे, या एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार सब पर भारी पड़ेगी। शह और मात की इस जंग के बीच क्या है गुजरात की जनता का निर्णय? शुरुआत करते हैं अहमदाबाद से। अरे तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल। 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 8 साल। 8 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। देश मेरा जो बढ़ रहा है, फिर भी तू क्यों जल रहा है करके उल्टी सीधी टिप्पणी जेब खर्चेरा चल रहा है। तेरा झूठ न अब ये चलने वाला। देश को बचाना है तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन। सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन। देश को बचाना है तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना है तो हो नमो अगेन। सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा राष्ट्रभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन। अहमदाबाद के 21 विधानसभा सीट पर वोटर के मन का टोन कुछ ऐसे ही फिक्स करने में लगी है बीजेपी। સોરઠ કચ્છ કે ઝાલાવાડ હોય ઉત્તર દક્ષિણ ગુજરાત તમે આ જુઓ વિકાસની કરી છે નરેન્દ્ર મોદી એ જ શરૂઆત। ભાઈ ભાઈ હે ભાઈ ભાઈ। क्योंकि गुजरात में एक कहावत है कि जो अहमदाबाद जीता वो गुजरात जीता। एक जमाने में तो पूरे देश का एपिसेंटर गुजरात था, और गुजरात का एपिसेंटर हमेशा अहमदाबाद रहा है। गांधी जी ने अहमदाबाद में सबसे पहले जो वो विलायत से आए तो उन्होंने अहमदाबाद में आने का पसंद किया। सरदार साहब भी यहाँ पर आए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया, और दांडी मार्च की शुरुआत भी उन्होंने यहाँ से की। गुजरात में जो भी राजनीति में बड़े बड़े एजिटेशन हुए, आंदोलन हुए, वो सिर्फ गुजरात से शुरू हुए।
और अहमदाबाद से शुरू हुई है। नरेंद्र भाई मोदी ने भी भारतीय जनता पार्टी को जो बनाया ब्रिक बाय ब्रिक, वो अहमदाबाद की वजह से ही बनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले राजकोट और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव जीती और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को पैठ मिली। अहमदाबाद का महत्व इसलिए है कि अडवाणी जी ऑलमोस्ट 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ से चुनाव जीते, तो वाजपेयी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। गुजरात के कुल वोटर जो हैं करीब 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं गुजरात में, और उसमें से करीब 53 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं वो सिर्फ इतने भूभाग में बसते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यदि राज्य के कुल वोटर का 15% वोटर जो हैं वो सिर्फ इतने एरिया में बसते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी उसी हिसाब से डिवाइड होती है। करीब 2 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है यहाँ पे, और वो अहमदाबाद की 21 सीटों में डिवाइड हो जाती है यहाँ पे। और आपको बता दें, ये अगर आप देखें, इसको अगर हम ब्लो आउट करके दिखाएं तो ये अहमदाबाद का शहरी इलाका है। ये शहरी इलाका आप देखें अगर इधर, तो ये छोटे से करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है ये शहरी इलाका, और ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना महत्व बढ़ जाता है इस पूरे एरिया का। और सबसे बड़ी बात इसकी डेमोग्राफिक लोकेशन, यहाँ पे आप देखिए पूरा सेंट्रली प्लेस्ड है अहमदाबाद गुजरात में, लगभग सौराष्ट्र के कुछ जिलों को टच कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात, सभी जो इलाके हैं, सभी जो रीजन है गुजरात के, उन सबको ये इलाका जो है टच करता है, और इसीलिए आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उस पर भी अहमदाबाद का प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये, इसीलिए कई वीआईपी उम्मीदवार जो हैं वो अहमदाबाद से लड़ना प्रेफर करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी, अपने जो 3 इलेक्शन लड़े विधानसभा के 2002 से, वो अहमदाबाद की मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़े। अहमदाबाद के ऐतिहासिक महत्व को आप समझ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि गुजरात की 182 विधानसभा सीट का इलेक्शन टोन फिक्स करने में अहमदाबाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अहमदाबाद का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट ये है कि गुजरात में जो अर्बनाइजेशन हुआ, वो अर्बनाइजेशन वजह से सौराष्ट्र से जो लोग आए तो पूर्व अहमदाबाद में जाके बसे, तो पूर्व अहमदाबाद है वो एक मिनी सौराष्ट्र है। और आप अगर इस तरफ की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो तो राजस्थान के लोग, जो राजस्थान सेवा समिति जो बनाई गई है, आप देखिए दरियापुर है, दरियापुर है, काजीपुर है, कालूपुर है, बापूनगर वाले इलाके हैं, अमराईवाड़ी, यहाँ सब हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो जो पचरंगी प्रजा है, नॉर्थ गुजरात के लोग जो हैं आपको सबसे ज्यादा रानीप में, नारायणपुरा में, साबरमती में, घाटलोडिया में, इस एरिया में देखने को मिलेंगे। जबकि चरोतर के लोग आपको मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मणिनगर में, रखियाल में, बापूनगर में देखने को मिलेंगे। तो अहमदाबाद जो है वो पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। अहमदाबाद जो जीतता है वो मान लो पूरा गुजरात जीत ही जाता है। अब वो 21 में से 15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का काफी प्रभुत्व रहा है, और किसी भी सर्कमस्टांसेस में भारतीय जनता पार्टी को ये 15 सीट्स तो मिलती ही है। द रीजन इज कि बीजेपी का ये एकदम स्ट्रांग होल्ड रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी भी रही है। तो अहमदाबाद के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से घुल मिल गई है। एक जमाने में अहमदाबाद के लिए डिबेट चल रही थी कि आईआईएम में, मुझे याद है एक सेमिनार में मैं गया था कि अहमदाबाद इज ए डाइंग सिटी, क्योंकि टेक्सटाइल सिटी जो था वो डाइंग सिटी हो गया था। लेकिन उसी अहमदाबाद में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहूँ, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ आईआईएम भी है, आईआईटी भी है, यहाँ एनआईडी भी है, एनआईएफटी भी है, सेप्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी है, यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी है, रक्षा शक्ति भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इतनी अच्छी है, डिजाइनिंग के इतने सारे स्कूल्स खुले हैं। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हायर एजुकेशन के लिए अहमदाबाद हब हो गया है। कानपुर में स्थित है बीजेपी का अहमदाबाद शहर कार्यालय। इसके भी बीजेपी की जीत के साथ, बीजेपी के विक्ट्री मार्च के साथ एक अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है 1986 में बीजेपी ने यहाँ पे अपना प्रदेश कार्यालय शिफ्ट किया, और उसके बाद 1987 में बीजेपी पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आई, जिसके बाद लगातार वो राज्य की सत्ता के, विधानसभा के सारे चुनाव जीतती चली गई।
ऐसा माना जाता है कि ये कार्यालय बीजेपी के लिए बहुत लकी है और इसीलिए 2012 में जब गांधीनगर कमलम में प्रदेश कार्यालय शिफ्ट किया गया तब भी इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे बीजेपी का जो सिटी कार्यालय है वो अभी भी वैसे ही स्थापित है। 1995 से पहले प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, लेकिन 1998 के बाद तो बीजेपी ने गुजरात में सत्ता का वशीकरण कर लिया। कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी से वोट हटता ही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह क्या है? अहमदाबाद में बीजेपी की तरह कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय की भी अपनी एक अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश कार्यालय यहाँ शिफ्ट किया राजीव गांधी भवन में एलिस ब्रिज के पास, तब से कांग्रेस गुजरात में चुनाव लगातार हारती आ रही है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इस ऑफिस के डिज़ाइन में वास्तु दोष है। उनके बुरे दिन आने की शुरुआत उसके बाद माधव सिंह सोलंकी के समय के बाद माधव सिंह सोलंकी ने खाम थियरी रखी। सबको मालूम है खाम का मतलब क्या है, क्षत्रिय, आदिवासी, मुस्लिम और दलित लोगों की बनी हुई पार्टी। उन्होंने एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की। वो वोट बैंक बनाने की वजह से जो अपर क्लास था, खास करके किसान समुदाय और पाटीदार थे, वो कांग्रेस को छोड़ के बाहर चले गए। कांग्रेस की गलती की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और केशुभाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब गोधरा की घटना हुई और एक ट्रेन के डिब्बे में 50 से ज्यादा हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, उसके बाद लगा कि ये तो बहुत शॉकिंग घटना है। और उस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे और काफी यंग थे और मतलब कि उनकी इतनी लंबी राजनीतिक सफर नहीं थी, वो तो आरएसएस से आए हुए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने वो एजिटेशन को, मतलब कि जो रक्तपात था, उसको दबाने की कोशिश की और जिस तरह से काम उन्होंने किया, तो पूरे गुजरात के लोगों के दिल में एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी वो उभर के आए। और उसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत किसी पार्टी की नहीं रही। अहमदाबाद में एहसान जाफरी जो थे वो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, बराबर है। और अहमदाबाद में मैं जब अहमदाबाद में आया तो अहमदाबाद वाज कंसिडर्ड टू बी ए सिटी कि जहां रायट्स काफी हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि एक जमाना तो ऐसा भी है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो आउट ऑफ 365 250 डेज से ज्यादा मतलब रिजर्व बैंक का क्लियरेंस जो था वो नहीं हो पाया था। मतलब अहमदाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी शाखा है तो आश्रम रोड पे और इनकम टैक्स के पास, तो वहां पर मतलब वो चेक का क्लियरेंस नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा मतलब वो था और कर्फ्यू और इसका माहौल रहता था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा हुई कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हुआ। एक जमाने में गुजरात में ये जो अंडरवर्ल्ड का खास करके लीकर का जो बिजनेस था, वो लीकर के बिजनेस में लतीफ और बाकी सब लोग जो मुस्लिम गैंग्स तो थी जिसको पॉलिटिकल पार्टीज पैटर्नाइज करती थी, वो पैटर्नाइज करने की प्रोसेस जो है जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया जब नरेंद्र भाई गुजरात के महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की। जगन्नाथ यात्रा को बैन करना और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड लेके लड़ना, मुझे याद है कि उस वक्त काफी फायरिंग भी हुआ था, कर्फ्यू भी लगा था और रथ यात्रा पे बैन लग गया था और जगन्नाथ मंदिर के अंदर नरेंद्र भाई और ये सब लोग घुस गए थे और वहां से रथ यात्रा निकाली थी, हाथी को आगे निकाला और उसके पीछे पीछे सब लोग निकले और फिर शाहपुर, दरियापुर, कालूपुर होते हुए रथ यात्रा निकली। बहुत दैट हैज इट वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से आज भी वो जो हिंदुत्व की बात हम लोग कर रहे हैं या हिंदुत्व की वोट बैंक जो बीजेपी की बनी वो इसीलिए बनी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राजनीतिक नेता की रैली में लोग उसे सुनने के लिए रात 2 बजे तक वेट कर सकते हैं? जी हाँ, इसी काकरिया फुटबॉल ग्राउंड में 1989 में, आज से करीब 33 साल पहले ये घटना घटी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए इस काकरिया फुटबॉल ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग रात 2 बजे तक
उन्हें सुनने के लिए बैठे हुए थे। वो काफ़ी लेट हो रहे थे लेकिन लोग उन्हें सुनने के लिए बैठे रहे। उन दिनों में 10 बजे तक का रेस्ट्रिक्शन नहीं था चुनाव प्रचार में। और आपको बता दें ये शुरुआत थी अहमदाबाद के लोगों का बीजेपी के साथ जो नाता जुड़ा था उसकी, और ये विश्वास आगे बढ़ता गया और आज आप देख सकते हैं कि आज भी बरकरार है वो रिश्ता अहमदाबाद का। और एक तरह से अहमदाबाद उन्हीं प्रयासों की वजह से आज बीजेपी का गढ़ बन चुका है। गुजरात ने कर्फ्यू, हिंसा, कम्युनल तनाव के इतिहास को बुलाकर आगे बढ़ना सीख लिया है। इसे समझने के लिए हम आपको शहर के सबसे प्रसिद्ध लकी टी स्टॉल में ले चलते हैं, जहां पर कब्र के बीच में लगी कुर्सियों पर लोग मस्का खाने और चाय पीने पहुंचते हैं। लकी रेस्टोरेंट में मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। शायद ही लकी की चाय जो है, और इनफैक्ट इतनी टेस्टी है कि इसको पूरी किए बिना आप यहाँ से उठ नहीं सकते। बहुत टेस्टी चाय होती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान में बना हुआ है, कब्रों के बीच में बना हुआ है। और यही इसकी एक सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि अट्रैक्शन वैल्यू है। शायद ही अहमदाबाद में कोई होगा जिसने लकी की चाय नहीं पी होगी। लक्की में यहाँ सबको अच्छा लगता है, यहाँ का टेस्ट अच्छा लगता है और वर्षों से ये लक्की का नाम बहुत अहमदाबाद में फेमस है। तो यहाँ चाय के लिए, नाश्ता के लिए जो भी मिलता है एकदम फ्रेश मिलता है, जिसमें कोई गलती नहीं हो। क्योंकि और ये कब्रें जो बनी हुई है ये देख के आश्चर्य होता है क्या सर? ये कब्रें जो बनी हुई है देख के आश्चर्य होता है सर? आश्चर्य तो लगता है, लेकिन उनका जो भी है वो तो मालूम नहीं, उसका भगवान हो या उसका अंदर का कोई भी है, लेकिन है अच्छा। लेकिन जो भी आता है यहाँ पे कोई फूल भी रखता है, कोई 1, 2 या 10-20 रुपया भी रख के निकल जाते हैं। अहमदाबाद की बहुत फेमस जगह है, लेकिन आए पहली बार। क्या सुना क्या? कब्र के बीच में बैठ के चाय और मस्का बन का मजा लेना। और सबसे पहले मस्का बन यहाँ से शुरू हुआ था, लक्की में से। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत ही टेस्टी है यहाँ का मस्का बन, और सब भी चाय भी सबसे बढ़िया है। ये पहले कब्रिस्तान था, इसके अंदर 26 कब्रें हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट को ताजुब लगता है कब्रिस्तान और उसके अंदर होटल। यही हम भी पूछ रहे हैं कि कैसे बन गया ये होटल? बना है तो 1950 बना, और उस टाइम में बना दिया था, ऐसा है लीगली होटल। कब्रों के अलावा ये देखिए यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन का खुद के अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग। यहाँ आए थे वो और ख़ुद इस पेंटिंग को बना के यहाँ पे जो इसका ओनर था उसको ये पेंटिंग उन्होंने दी थी। अभी मैं गाड़ी में पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि क्या माहौल है, तो डॉक्टर साहब बोले माहौल तो एक ही है, वो बीजेपी। जी। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, जो ये 27 साल में जो काम हुए हैं और वेल मैनेज जो पार्टी है और जो बोलते हैं वो काम वो करते हैं। यानी कि एक जो ग्राउंड लेवल पे आप देखते जाओ तो बहुत सारी एक डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और अभी ये करीबन 27 साल तक हमने यहाँ तक कहीं भी कोई जगह पे ये मोदी जी के बाद यहाँ कहीं भी मैंने कर्फ्यू नहीं देखा है। एक ये बात है बहुत ही बढ़िया है। आज मेरा बेटा है करीब 16 साल का है, तो 16 साल से उनके कर्फ्यू का नाम का शब्द भी उनको पता नहीं है कि कर्फ्यू क्या होता है। हाँ। ये लकी रेस्टोरेंट क्या बीजेपी के लिए लकी रहेगा? नहीं, अभी हम जस्ट ये एयरपोर्ट जा रहे थे तो वो जो रिवर फ्रंट बनाया है मोदी साहब ने, अब ऐसे ही मुंह से निकल गया कि ये रिवर फ्रंट अगर है तो मोदी साहब की बदौलत है, वरना अहमदाबाद में पॉसिबल ही नहीं था। अब मुझे बता रहे कि सरदार साहब यहाँ के मेयर थे अहमदाबाद के, उस टाइम का ये रिवर फ्रंट का प्लान था, तो उसी टाइम का प्लान है और अभी ये खत्म हुआ। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ये मोदी साहब ने ये करवाया था। मतलब मोदी साहब भी लकी हैं गुजरात के लिए, इसी रेस्टोरेंट की तरह। देश के लिए लकी है, पूरे विश्व के लिए लकी है। पूरे वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को एक करना, यानी कि विश्व गुरु होंगे। तो चाय तो यहाँ की फेमस है, लेकिन चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि इस बार का चुनाव किसके लिए लकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट जो है ये हमेशा की तरह जो अट्रैक्शन है वैसा ही बना हुआ है। यहाँ की कब्रें जो हैं वो लोगों को इनफैक्ट इंस्पायर करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कब्रिस्तान से लोग दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ इस रेस्टोरेंट में
कब्रों के बीच खड़े होकर चाय पीते हैं। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर को किस तरह से देखा जा सकता है, इसे समझने की कोशिश भी हमने की। कांग्रेस का शत्रु कांग्रेस ही है। वो ग्रुपिज्म उस जमाने से भी चलता है, आज भी वो चलता रहा है। अहमदाबाद सहित गुजरात के जितने अर्बन और सेमी अर्बन एरिया है या सिटी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी एक क्लाइमेक्स पर है। आम आदमी पार्टी है लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है तो वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो भी कहे ये देंगे, लेकिन आम आदमी के पास आज गुजरात में, पूरे गुजरात को एक्सेप्टेबल हो ऐसा कोई स्ट्रांग लीडर ही नहीं है। और मतलब कि जो भी लीडर है वो ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट मीडिया से वो छाए रहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा लीडर नहीं है कि वो अपने आप 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को उठा कर सके। गुजरात के लोग और अहमदाबाद के पर्टिकुलर लोग तो खास करके वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के समय के दरमियान अहमदाबाद में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए थे तो लोग उससे छुटकारा पाने चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और खास करके नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, उसके बाद गुजरात में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा कि गुजरात के और खास करके आपने अहमदाबाद के बारे में पूछा तो मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद के लोगों को शांति से रहना है, पैसा भी कमाना है और लाइफ को एंजॉय करना है। कुछ लोग सोचते थे कि टीना फैक्टर के सामने मीना फैक्टर है कि मोदी इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। तो क्या ऑल्टरनेटिव है? तो केजरीवाल बी एन ऑल्टरनेटिव? केजरीवाल हैज स्टार्टेड वेल। उन्होंने आके दिल्ली मॉडल की जो बात की, उन्होंने आके हेल्थ और एजुकेशन की बात की, तो इनिशियल लोगों में थोड़ा कौतुक और कुतूहल जरूर था। सोशल मीडिया में भी उनका काफ़ी अच्छा मतलब प्रेजेंस दिखाई दी। लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने रेवड़ी बांटना चालू किया, गुजरात के लोग मुझसे और आपसे ज़्यादा फाइनेंस समझते हैं। उनको मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होने वाला है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, आप एक वोटर अगर आपके पास है भी, फिर भी वो वोटर को बूथ तक ले जाने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।